Hey guys, this side CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर कॉस्टिंग आसान है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है, मैं सच कहूं तो बहुत सारे स्टूडेंट या मैं कहूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये टॉपिक आसान नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। जी हां दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंसेस सीख लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। आप सब लोगों को आइडिया है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों के वेरिएंसेस को इवेल्युएट करते हैं। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट को हम लोग मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, तीन तरह की कॉस्ट को हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेरिएंसेस। तो वहां पर मैंने मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेबर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ओवरहेड में भी वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे कॉस्ट वेरिएंसेस का आखिरी टॉपिक। लेकिन ये जो आखिरी टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोग सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पेपर लिखने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि अगर 100 टाइम्स एग्जाम हो रहा है तो आप लोगों को मोर देन 95 टाइम्स इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। मतलब आपके लिए कंट्रीब्यूशन जरूर देगा ये टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी। आज का जो सेशन है आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी के साथ, इवन आप अगर हैंड फोल्ड पोजीशन में भी होंगे ना तो भी मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। आप लोग बस जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, जिस तरीके से मैं एग्जांपल से इस पूरे के पूरे टॉपिक को कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को बस उसको ध्यान से समझना है। अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर देख लिया तो मैं आपको इतना अश्योर कर सकता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंसेस आप लोगों के लिए 1% भी टफ नहीं होगा, क्योंकि लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के बैनर में कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स, हम लोग स्क्रीन चेंज कर देते हैं। आप लोगों को आइडिया है कि यार कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे होता है, मतलब उसकी अगर हम प्राइसिंग के एलिमेंट्स की बात करें तो आप क्या कहेंगे? सर, हर एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस में दो एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड द सेकंड वन इज प्रॉफिट। फर्स्ट वन इज कॉस्ट, सेकंड वन इज प्रॉफिट। तो आप लोगों को जैसा कि यहां से समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होने वाला है कि सारी तरीके की कॉस्ट आप ऐड कर लेंगे, उसमें आपका जो भी प्रॉफिट है वो ले लेंगे, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। गॉट इट? अब आप लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल देखा, डायरेक्ट लेबर देखा। अगर मैं एग्जांपल के लिए कनेक्ट करता हूं, सपोज से आशुतोष लाटा जी ने ना सोचा कि यार क्यों ना मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं, और उस बिजनेस में मेरे पास, क्योंकि देखो जो मेरे पास यहां पर मिलेगा ना, जैसे कई बार मेरे को रिमोट मिल जाएगा, कभी मेरे को ये मिल जाएगा, कभी मेरे को पेन मिल जाएगा, तो जो भी मेरे पास नियर बाय एग्जाम्पल आप लोगों के लिए अवेलेबल है मैं उन्हीं को पिक करता हूं। तो यहां पर जैसे सपोज से मेरे को कैलकुलेटर जो है वो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कैलकुलेटर का बिजनेस मेरे करने के मेरे माइंड में आया, तो कैलकुलेटर में क्या क्या लगने वाला है मैंने सब कुछ चीजें एनालाइज कर ली बहुत अच्छे से कि यार प्लास्टिक लगने वाला है, इसके अंदर स्क्रीन लगने वाली है, इसके अंदर कहीं ना कहीं मदरबोर्ड लगेगा, कुछ बैटरी लगेगी, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारे मटेरियल लगेंगे, और इसको फिनिशिंग टच देने के लिए कुछ लेबर लगेगी। इनको जैसे स्क्रू वगैरह के लिए कुछ मशीनरीज यूज होनी है तो पावर की कॉस्ट लगेगी, तो कुछ वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लगेगा। लेकिन आप सब लोगों ने एक खर्चा नजरअंदाज कर दिया जो कि शायद आपको डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं दिख रहा, और वो है वो इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे कि अगर हम बात करें जो कि आपको इस पर नजर ही नहीं आ रहे हैं। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेटर आप कहां बनाएंगे? सर, कैलकुलेटर हम लोग जहां पर भी बनाएंगे वो एक कोई प्रीमाइस होगी। प्रीमाइस होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने उस प्रीमाइसिस का कुछ मेंटेनेंस करना होगा, कुछ रेंट आप लोग दे रहे होंगे, तो वो रेंट का खर्चा आप कहां से निकालोगे? आज खुद आप सोच के देखिए। आज अगर मैं यूं बात करता हूं कि लाटा प्रोफेशनल एकेडमी का एक इंस्टीट्यूट है, और उस इंस्टीट्यूट का पूरा जो प्रीमाइसेस है वो रेंटेड प्रीमाइस है। अब रेंटेड प्रीमाइस है तो मुझे एक चीज बताओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसका रेंट आता है 1 लाख का। अब 1 लाख का रेंट है, मुझे एक चीज बताओ, ये 1 लाख का रेंट मैं मेरी पॉकेट से तो पे करूंगा नहीं। मैं ये 1 लाख का रेंट कहां से लेके आऊंगा? ये 1 लाख का रेंट मैं स्टूडेंट से चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ये
इंस्टीट्यूट है किसका? लोगों को लगता है कि ये इंस्टीट्यूट ओनर का होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, बेनिफिशियरीज का है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स का है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इस इंस्टीट्यूट के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे अल्टीमेट बर्डन जो आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट पर। अब वो स्टूडेंट पर कैसे आ रहा है? अब पॉइंट आता है, सर ये 1 लाख रुपए का आपका जो रेंट है ये आप कौन से स्टूडेंट से लोगे या आप सभी स्टूडेंट से लोगे? ऑब्वियस सी बात है, हम सभी स्टूडेंट से लेंगे। आप ध्यान से सुनना। तो मैंने अभी अभी के लिए मैं दोनों एग्जांपल को साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा। अभी मैं कैलकुलेटर के लिए बात कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर का मैंने सोचा कि यार कैलकुलेटर के लिए ना हम लोगों का प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन के लिए हमने सोच लिया कि भैया मटेरियल लगने वाला है, लेबर लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। ये वो खर्चे हैं जो हमें अपफ्रंट दिख रहे हैं कि यार इस वाले कैलकुलेटर के अंदर कहीं ना कहीं 400 ग्राम प्लास्टिक लगेगा। 1 किलो प्लास्टिक जो है वो 100 रुपए का आता है, तो 400 ग्राम प्लास्टिक 40 रुपए का आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो 40 रुपए का प्लास्टिक लगने वाला है। क्यों? वो हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितने रुपए का खर्चा लग रहा है। लेकिन अब सोच के देखिए, जहां पर ये कैलकुलेटर बन रहा है, लेट्स से उस जगह का रेंट एंड मेंटेनेंस का खर्चा है 2 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, कैलकुलेटर का प्रोडक्शन कर दिया। अब ये जो 2 लाख रुपीस का जो खर्चा है, ये सपोज से मेरे को एक एनुअलाइज्ड खर्चा है, एनुअलाइज्ड रेंट है, मतलब एनुअलाइज्ड रेंट एंड मेंटेनेंस 2 लाख रुपीस। अब मुझे 1 जनवरी 2026 को मेरे पास 2 स्टूडेंट आते हैं और वो 2 स्टूडेंट आकर के क्या बोलते हैं, सर आपकी कंपनी का बड़ा नाम सुना है, बड़ी गुडविल अच्छी है, तो हमें आपकी कंपनी का कैलकुलेटर चाहिए। अब भाई आशुतोष लाटा कॉस्टिंग तो जानते हैं और उनको पता है कि सेलिंग प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों होगा। अब मुझे ये तो पता है कि इसके अंदर सॉरी, मैं आज के सेशन में बार बार आपको खांसता हूं नजर आऊंगा क्योंकि थोड़ा गला खराब है। तो आपको ये तो पता है कि यार इसके अंदर कितना प्लास्टिक लगा है, कितनी लेबर लगी है, कि हाँ भैया हमने हर एक बंदे को एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए 20 रुपीज दिए हैं, हमारे को इसमें कितना पावर कॉस्ट आया वो भी हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो वो सारी चीजें तो कैलकुलेटेड है। बट इस 2 लाख का क्या करें? ये 2 लाख उन 2 बच्चों से तो ले नहीं से रहे। ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को बोल दिया, 2 बच्चे आए कैलकुलेटर लेने, उनको कहते हैं लो भैया पहले तो 2 लाख रुपए हमारे रेंट के दे दो। ऐसा होगा क्या? आंसर है नो। अब मुझे ये किससे लेना है? सर आपने पूरे ड्यूरिंग द ईयर जितने भी कैलकुलेटर बेचे हैं उनसे लेना है। अब ड्यूरिंग द ईयर कितने बेचे हैं ये कब पता चलेगा? सर ये आपको पता चलेगा 31 दिसंबर 2026। क्या मुझे 2026 के फर्स्ट डे पर ये पता होगा क्या कि इस साल में मैं कितने कैलकुलेटर बेच दूंगा? आंसर है नो। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि मैं कितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स बेच दूंगा, लेकिन मुझे यहां पर हर एक कैलकुलेटर वाले व्यक्ति से, जिसको हम कैलकुलेटर सेल आउट कर रहे हैं, उनसे हर एक व्यक्ति से मुझे इस रेंट के पेटे पैसा लेना है। अब रेंट के पेटे पैसा लेना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे एक रिकवरी रेट निकालनी होगी। क्या दोस्तों? मुझे एक रिकवरी रेट निकालनी होगी और वो रिकवरी रेट कुछ नहीं है, वो इस कॉस्ट के अंदर मुझे कितना एलिमेंट फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर चार्ज करना है वो होगा। अब कितना रुपए फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर चार्ज करेंगे ये मुझे कैलकुलेट करना है। और मैं कहां खड़ा हूं? मैं खड़ा हूं 1 जनवरी 2026 को। दैट मीन्स मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले 364 डेज में हम कितने कैलकुलेटर बेचने वाले हैं। मुझे आज की डेट में जो दिख रहा है वो ये 2 बच्चे दिख रहे हैं। इन 2 बच्चों को मुझे कैलकुलेटर देना है और मुझे इनको अपनी प्राइसेस बतानी है, और प्राइसेस बताने के लिए मुझे इन स्टूडेंट के ऊपर हर एक कैलकुलेटर पर लगने वाला रेंट मुझे जानना है। अब इसके लिए ये ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर बेचने वाला हूं। तो ऐसे केस में हम लोग कुछ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ कैलकुलेटर जो है वो यूज करेंगे। और दोस्तों इस एस्टिमेशन को हम लोग बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट। तो मैं यहां से कुछ बजटेड आउटपुट, जिसे हम बोलेंगे बजटेड आउटपुट, मैं मानते हुए चलूंगा। लेट्स से मैंने ये माना कि यार मैं पूरे साल भर में टोटल 20,000 कैलकुलेटर में सेल आउट कर दूंगा। अब पूरे साल भर में 20,000 कैलकुलेटर करोगे और आपको पता है कि 2 लाख रुपीस का आपका रेंट आ रहा है। अब 2 लाख रुपीस का रेंट
20,000 कैलकुलेटर्स आपके एब्जॉर्ब करने वाले हैं। तो 20,000 एब्जॉर्ब करने वाले हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि हर एक कैलकुलेटर पर कहीं ना कहीं हमारा रेंट का खर्चा 10 रुपीज है? कहीं ना कहीं हमारा हर एक कैलकुलेटर पर जो खर्चा है आपका रेंट का वो 10 रुपीज है। और ये मैंने कैसे निकाला? सर आपने सिंपली कुछ नहीं किया, जो आपका ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, इसे हम बोलेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली कितना रेंट पूरे साल भर का लग जाएगा ये मुझे नहीं पता। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रेंट का रेंट एग्रीमेंट हो जाता है तो पूरे साल भर का पता है। मैंने कहा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड में ऑलवेज केवल रेंट ही नहीं होता, बहुत सारे एन नंबर ऑफ खर्चे होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस है। अब मेंटेनेंस आपका डेली हर दिन थोड़ी होगा, कब कब होगा यू नेवर नो, तो उसका आप एक बजटेड कॉस्ट लेकर के चलते हो। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि भैया मेरा बजटेड कॉस्ट 2 लाख रुपीस है, मेरा बजटेड आउटपुट, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि पूरे साल भर में मेरा मेंटेनेंस के नाम पर कितना खर्चा लगेगा, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि पूरे साल भर में मेंटेनेंस के नाम पर 2 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। अब पास्ट एक्सपीरियंस तो क्या होता है कि भैया 2025 में इतना लगा था तो इतना ही लग जाएगा, ऐसा हम लोग एस्टिमेशन लेते हैं, वो एक्चुअलिटी सेम हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है, इस बजटेड कॉस्ट को, बजटेड आउटपुट को, इन दोनों को यूज करते हुए मुझे एक रिकवरी रेट निकालनी है। और दोस्तों इसे हम बोलते हैं रिकवरी रेट या स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब कि फिक्स्ड ओवरहेड की वो रेट जो कि हमारे लिए क्या है, पर यूनिट में हम लोगों को लेने का है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो 10 रुपीज है ना, ये क्या है, इट्स बेसिकली रिकवरी रेट। मतलब अब मैं इस ड्यूरिंग द ईयर में यहां 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2026, दैट मीन्स होल 2026 ईयर में जितने भी कैलकुलेटर मैं बेचने वाला हूं उनसे मैं फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर 10 रुपीज चार्ज करूंगा। क्लियर है? मैं उनसे 10 रुपीज चार्ज करूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे 31 दिसंबर को मेरा एग्जैक्ट अमाउंट, दैट मींस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पता चल जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है यार। आज अगर मेरे से कोई पूछे कि कल तुमने कितने रुपए खर्च किए तो मेरे को पता है, लेकिन कल कितने खर्च करने वाले हो ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने यस्टरडे को कितना खर्च किया वो मुझे पता है। तो दैट मींस 31 दिसंबर को अगर आप खड़े हो तो आपको पता है कि मैंने इस पूरे 2026 के दौरान कितना फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअली इनकर किया है। अब आपको यहां से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पता होगा, मैंने इस पूरे साल भर में कितने कैलकुलेटर एक्चुअली बेचे ये भी मुझे पता चल जाएगा। आंसर है यस सर, बिल्कुल पता चल जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं 1 जनवरी को मैंने 2 कैलकुलेटर बेचे, मैंने से 2 जनवरी को मैंने 5 कैलकुलेटर बेचे, 3 जनवरी को मैंने से 8 कैलकुलेटर बेचे, एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 मैंने कैलकुलेटर बेचते गया और टोटल पूरे साल भर में मैंने से 22,000 कैलकुलेटर मैंने बेच डाले। इतने दोस्तों 22,000। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, क्या इन सभी कैलकुलेटर वालों से फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर 10 रुपीज चार्ज किया होगा? आंसर है यस। आपने सर हर एक व्यक्ति से जिसको आपने कैलकुलेटर बेचा है उससे मेंटेनेंस के नाम पर 10 रुपीज चार्ज किया होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, पूरे साल भर में मैंने क्या 2,20,000 2,20,000 रुपीज क्या मैंने पूरे साल भर में चार्ज कर लिए होंगे? क्या पूरे साल भर में ये रेट 2,20,000 रुपीज मैंने चार्ज कर लिए होंगे? आंसर है यस। और दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड या एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। ये एएफओ का मतलब एक्चुअल नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए रिकवर्ड वर्ड ही यूज करता हूं, क्योंकि मैं एब्रीविएशन में एएफओ लिख देता हूं ना तो बच्चा सोचता है ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है, जबकि वो एक्चुअल नहीं, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है। तो मैंने क्या किया, पूरे साल भर में 2,20,000 रुपए रिकवर कर लिए। अब आप लोगों की माइंड में क्या आएगा, अरे वाह क्या मजेदार काम किया सर आपने। मतलब जहां 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस का खर्चा आपका लग रहा था वहां आपने अपने कस्टमर से 2,20,000 रुपए चार्ज कर लिए। तो मैं हैंड टू हैंड उनको बोलना चाहता हूं कि दोस्तों ये 2 लाख रुपए मेरा बजट था, ये मेरा एक्चुअल नहीं था। मेरा एक्चुअल डिफरेंट हो सकता है बजट से, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बजट बनाया वही मेरा एक्चुअल में खर्चा लगाओ। तो मेरा एक्चुअल में जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो मेरा डिफरेंट हो सकता है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल,
मेरे पास दो सिनेरियो बनते हैं कि मेरा जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है वो हो सकता है कि मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2,10,000 हो, और हो सकता है कि मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2,40,000। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा अगर एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड 2,10,000 हुआ तो मैंने तो मेरे कस्टमर से 2,20,000 रुपए रिकवर कर लिए। क्या मैं ऊपर के जो 10,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा रिकवर किए, क्या ये मैं हर एक कस्टमर को वापस जाऊंगा क्या रिटर्न करने? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मेरे से 3 महीने पहले कैलकुलेटर खरीदा था, मेरे 5 रुपए कम खर्चा लगा है, लो 5 रुपए वापस ले जाओ, ऐसा हुआ है? नो। तो ये क्या है बेसिकली? दिस इज बेसिकली वेरियांस। ये एक वेरियांस है और इसी वेरियांस को हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियांस। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं फॉर्मूला याद नहीं कराता हूं, आपको पता है हम फॉर्मूला लाइव बनाते हैं। हमने हमारे कस्टमर से 2,20,000 2,20,000 रुपीज चार्ज कर लिए, एक्चुअल में 2,10,000 ही खर्चा लगा। ये 10,000 रुपीज आशुतोष लाटा कंपनी के लिए फायदे का काम हुआ कि नुकसान का काम हुआ? पहले तो मुझे ये बताओ। आप लोगों ने अब तक तो जवाब अपनी जबान पर निकाल दिया होगा कि सर ये आपके लिए फायदे का काम हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ले लिए 2,20,000, जबकि एक्चुअल में मेंटेनेंस के नाम पर मैंने खर्च किए हैं केवल 2,10,000। इसका मतलब मैंने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रिकवर कर लिए। और दोस्तों ये एक्स्ट्रा रिकवर कर लिए तो इसका मतलब ये 10,000 मेरे लिए क्या आएगा सर? फेवरेबल आएगा। अब फेवरेबल से हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब ये फेवरेबल कब आएगा सर? ये तब आएगा जब 2,20,000 में आप माइनस करोगे 2,10,000। ऑब्वियस सी बात है, तभी आएगा ये प्लस का 10,000। ये प्लस का 10,000 उसी केस में आएगा जब आपके पास माइनस करने से पहले जो है वो बड़ा फिगर होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, 2,20,000 क्या था सर? दिस इज योर रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। 2,10,000 क्या था सर? दिस इज योर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। तो लो जी दोस्तों, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला रेडी है आप लोगों के। दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस आप लोगों के लिए रेडी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये मैंने कैसे किया। सर रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड में मैंने क्या किया था? सर आपने किया टोटल 22,000 आपने कैलकुलेटर बेचे, एक कैलकुलेटर पर आपने 10 रुपए चार्ज किए, तो ऐसे करके आपने 2,20,000 निकाला था। अब ये 22,000 क्या था सर? ये आपका एक्चुअल आउटपुट था। और 10 रुपीज क्या था सर? ये आपकी स्टैंडर्ड रेट या रिकवरी रेट थी, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। ये लीजिए, तो आपका रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपका रेडी है। कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपका कैसे आया। डन। अगर इसी के जस्ट अपोजिट अगर ये 2,40,000 होता तो सर हमने हमारे कस्टमर से लिए हैं 2,20,000, जबकि एक्चुअल में खर्चा कर दिया 2,40,000। इसका मतलब हमने हमारे कस्टमर से 20,000 रुपए कम चार्ज किए, और कम चार्ज किए इसका मतलब हमारे लिए ये एडवर्स है। और एडवर्स कब होगा? जब 2,20,000 में से 2,40,000 लेस होगा। और अगेन फॉर्मूला क्या होगा सर? RFO माइनस AFO, दैट मींस रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। आई होप क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है बेसिकली अभी तक के हमने जितने भी वेरिएंसेस किए उनमें होता क्या था? हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर देते थे। यहां पर हमारे लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसा कुछ होता नहीं, तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड कैसे बनाया? हमने हमारा बजटेड कॉस्ट ली, क्योंकि क्या हो ना, इसके अंदर कितने ग्राम प्लास्टिक लगना है, उसके क्या रेट है वो हमें पता है, इसमें लेबर कितने रुपए लेगा वो हमें पता है, लेकिन हम कितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स बेचेंगे ये हमें नहीं पता है। तो इसलिए मटेरियल, लेबर और आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस आपके आसानी से निकल गए थे। यहां पर जाकर के थोड़ा सा झमेला है। अब ये झमेला क्या है ना? तो आपको ये पता कि पूरे साल में फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर कितना खर्चा लगेगा, ना आपको ये पता कि हम एक्चुअल में कितने यूनिट्स बेचने वाले हैं। हम एक एस्टिमेशन पर चलते हैं और उसे हम बोलते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा कि बजटेड आउटपुट दे दिया और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दे दी।
तो बस्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, इससे आपका बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। या आपको बस्टेड आवर्स दे दिए और स्टैंडर्ड रेट पर आवर दे दी, ये भी पॉसिबल है, तो भी आपके पास बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड या तो दिया रहेगा, नहीं तो उसको निकालने का कोई ना कोई टेक्निक आपके पास अवेलेबल होगी, कोई ना कोई डेटा अवेलेबल होगा। अब आपको क्या करना है, इस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को बेस बनाते हुए एक रिकवरी रेट निकालनी है। अब रिकवरी रेट के लिए क्या चाहिएगा, सर हमें हर एक कैलकुलेटर से कितना रुपए रिकवर करना है वो चाहिए। तो हर एक कैलकुलेटर के लिए मुझे यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइड लगाना होगा। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे लेनी पड़ेगी बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड में, डिवाइड लगाएंगे बस्टेड आउटपुट। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड में हम लोग डिवाइड लगाएंगे बस्टेड आउटपुट का, तो मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर, तो मेरे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। डन। अब इस स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, ये वो अमाउंट हो गया जो कि हमें हमारे कस्टमर से एज ए फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे के नाम पर चार्ज करना है। अब हमारे पास चाहे 1 जनवरी को कोई क्लाइंट आए, चाहे हमारे पास 10 जनवरी को क्लाइंट आए, और चाहे हमारे पास 31 दिसंबर को क्लाइंट आए, हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पर यही रेट एक कैलकुलेटर से चार्ज करने वाले हैं। सेम लाइकवाइज हम लोग करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का अगर हमारा किराया से हम ये मान लेते हैं कि 2 लाख है, अगर 1000 स्टूडेंट आते हैं तो इसका मतलब हर एक स्टूडेंट से 200 रुपीज रेंट के नाम पर चार्ज करने, बस। अब ये मुझे 1 जनवरी को थोड़ी पता होगा कि मेरा इस महीने में कितने स्टूडेंट आएंगे, वो तो मुझे 31 जनवरी को पता चलेगा। लेकिन जो 1 जनवरी को बच्चा एनरोल कराएगा उससे मुझे ये रेंट के नाम पर खर्चा तो चार्ज करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग एक रिकवरी रेट निकालते हैं व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ये वाली चीज ऑल टुगेदर बिल्कुल क्लियर है। अब इस रेट को यूज करना है मुझे पूरे साल। अब पूरे साल में यूज करूंगा तो उससे मेरे पास आएगा एक रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, जिसे हम लोग आपके लिए RFO बोलने वाले। अब मेरा RFO जैसे ही मैं हर दिन जितने कैलकुलेटर बेचता जाऊंगा, मैं हर एक कैलकुलेटर से रुपए रिकवर करता चलूंगा, और मेरा ईयर एंड पर कितना एक कहीं ना कहीं इतना अमाउंट मेरे पास रिकवर हो जाएगा। अब उसको मुझे कंपेयर करना है अपने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से। जब आप रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड को एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से कंपेयर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैल्यू। दैट्स इट, इससे ज्यादा अपन नहीं समझा सकते भैया। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आपको पता है जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस के पीछे के 2 कारण थे, आइदर या तो यूनिट्स में चेंज हुआ होगा, या आपके या तो क्वांटिटी में चेंज हुआ होगा, या रेट में चेंज हुआ होगा। सेम लाइकवाइज हमने लेबर में देखा कि या तो आपकी एफिशिएंसी में इशू हुआ होगा, या रेट में इशू हुआ होगा, या आइडल टाइम वेरिएंस होगा। ठीक है, सेम लाइकवाइज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस में भी कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। क्यों, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आपने कैलकुलेट क्या किया था, आपने जब आपके साथ मिस्टेक हुई का कि सर मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर ये मेरे लिए वेरिएंसेस कैसे आ गए। अब आप ये जानना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, और जानना चाहिए, आपका बिल्कुल अधिकार है कि भैया आपका आखिर इसके पीछे आपके लिए ये क्यों आया, इसके पीछे का रीजन आपको जानना चाहिए। अब जानेंगे हम लोग। तो आपने कहा कि सर हमने इसके लिए बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख रुपए पकड़ा था, हमने उसको बेस बनाया था, जबकि एक्चुअल के अंदर जब फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हुआ तो वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2,40,000 रुपीज लग गए। तो पहला तो सर हमारे यहां पर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। हमने तो सोचा था कि मेंटेनेंस के नाम पर हम लोग केवल 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, ये 2,40,000 रुपए खर्च हो गए। तो इसका मतलब आपने जो बजट बनाया था उससे एक्चुअल में आपके लिए इशू आया, मतलब वहां पर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा। और दोस्तों इस जगह पर इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो उसे हम लोग कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, या फिक्स्ड ओवरहेड आप लोगों का स्पेंडिंग वेरिएंस, या फिक्स्ड ओवरहेड का बजट वेरिएंस। मतलब बेसिकली ये क्या है, बजट ढंग से नहीं बनाया, यही तो है कि आपने बजट तो बनाया था 2 लाख का, खर्चा कर दिया 240 का।
तो इसका मतलब आपने बजट प्रॉपरली नहीं हुआ, या आपने स्पेंड गलत कर दिया, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स नहीं थी। तो एक रीजन तो हो गया ये। दूसरा रीजन क्या है सर, हमने ये सोचा था कि हम 20,000 कैलकुलेटर बेचेंगे, क्योंकि आपने तो 2 लाख डिवाइड बाय 20,000 से 10 रुपीज की रेट निकाली थी। एक्चुअलिटी में जब गए तो पता चला आपने 22,000 कैलकुलेटर बेचा। तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, मैं 2,20,000 पर 10 के हिसाब से रिकवर करता तो मेरे को 2 लाख पूरे की पूरे रिकवर होते, लेकिन एक्चुअल में मेरा एक्चुअल आउटपुट 2,20,000 क्यों आया? क्योंकि मेरा एक्चुअल आउटपुट डिफर कर गया मेरे बस्टेड आउटपुट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा साफ है कि आपको यहां पर दो ही कारण नजर आए। ये रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपने किया 2,20,000, तो अल्टीमेटली आपको यहां पर ये जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है? हमने ये 2,20,000 रिकवर किया। इस रिकवर को मैं जब इससे कंपेयर करने जाता हूं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से, तो मैं पाता हूं कि मेरा 20,000 रुपीज एडवर्स वेरिएंस निकल के आता है अगर मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 240 है तो। अब ये 20,000 का एडवर्स क्यों आया? इसके पीछे के दो रीजन है। आपको तो लगेगा केवल एक है, जबकि दो है। क्यों? रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड आपने कैसे किया होगा सर? हमने किया होगा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब आप ध्यान से सुनना, ये जो स्टैंडर्ड रेट है ना, ये स्टैंडर्ड रेट बेसिकली आती है आपको बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बस्टेड आउटपुट। और आपको पता है बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड जो आपने लिया वो और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड में डिफरेंस है। तो एक तो आपका इन दोनों में ही डिफरेंस है, एक आपका बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इसमें भी डिफरेंस। तो बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जब आप दोनों में डिफरेंस है, तो अल्टीमेटली आपके लिए क्या होगा? डिफरेंस आएगा। और ये इसके पीछे दो कारण होंगे। पहला कारण आपका ये कि आपका बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, या मैं यूं कहूं कि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट इक्वल टू बजट। तो जब आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड बजट के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने नेगोशिएशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं किया, तो वहां पर आपके लिए कहीं ना कहीं इश्यूज अराइज हुए। दूसरा रीजन है कि सर हमने आउटपुट सोचा था 20 और एक्चुअल में आ गए 22। दोस्तों इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस जो है उसके पीछे दो रीजन आते हैं। पहला आपका जो आउटपुट है वो रीजन था, और दूसरा हमने हमारा बजट प्रॉपरली नहीं बनाया, तो इसलिए हमारा बजट वेरिएंस आएगा, जिसे हम लोग आगे चल के मोस्टली एक्सपेंडिचर वेरिएंस के नाम से जानेंगे या स्पेंडिंग वेरिएंस के नाम से। और इस आउटपुट वेरिएंस को आउटपुट ना बोल के वॉल्यूम वेरिएंस के नाम से जानेंगे। रीजन बड़ा साफ है कि आप लोगों ने बजट जब बनाया तो आपने स्टैंडर्ड रेट निकालते समय बस्टेड आउटपुट लिया था, यहां पर आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर मेरा ना ये 22,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करने से 2,20,000 गया है। अगर ये 22 ना होकर के 20 ही होता ना, तो सर मेरे पास ये अमाउंट 2 लाख ही आता, तो मेरा बजट के बराबर ही आता रिकवर। तो पहला कारण तो सब आपकी बात मान ली कि आपने डिफरेंसेस लाए, लेकिन आप यहां बजट से क्यों, बजट से आरएफओ तक कैसे गए, क्यों गए? आपको बजट से आरएफओ का जो गैप है ये कहां से आया, क्यों आया? सर ऐसे आया, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आता है बस्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। चाहो तो चेक करा दूं। बस्टेड आउटपुट था 20,000 का, स्टैंडर्ड रेट थी आपकी 10 की, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इस तरीके से ये 2 लाख आया। और जबकि रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड क्या होता है सर? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई होती है 10 रुपीज, एक्चुअल आउटपुट होता है 22,000। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों वेरिएंसेस में, सॉरी इन दोनों ओवरहेड में डिफरेंस के पीछे का रीजन क्या है सर? यहां पर बस्टेड आउटपुट है और रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड में एक्चुअल आउटपुट है। इसका मतलब दोनों में आउटपुट का डिफरेंस है, क्योंकि रेट तो यहां पर भी स्टैंडर्ड है और यहां पर भी स्टैंडर्ड है।
तो इसका मतलब सर ये बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड से जो आप आगे बढ़े, या क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या जानना चाहता है सर, जो हमारा बजट हमने प्लान किया वहीं तक रुक जाना चाहिए था आपको, आप वहां से क्यों भटके? उसके भटकने के पीछे का लॉजिक आया कि सर आउटपुट का चेंज आया। तो दोस्तों इस आउटपुट के चेंज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। और अब इसका फॉर्मूला मैं याद नहीं कराऊंगा। अगेन मुझे एक चीज बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैलकुलेटर ज्यादा बेचना फायदे का सौदा है कि आपके लिए गलत सौदा है, मतलब कि एडवर्स सिचुएशन है कि फेवरेबल है? सर ऑब्वियस सी बात है कि 22,000 आपने बेचे हैं रादर देन 20,000, तो आपके लिए सर ये फायदे का सौदा है। तो फायदे का सौदा है तो 22 माइनस 20 करूंगा, आंसर है यस। और आपके लिए ये हो गया आउटपुट का डिफरेंस। और आपको पता है कि आउटपुट हमेशा हम लोग जब भी यूनिट वेरिएंस निकालते हैं तो कौन सी रेट लेते हैं? सर स्टैंडर्ड रेट। अरे भाई याद है कि नहीं है? यूजेज वेरिएंस किया था। यूजेज वेरिएंस में क्या किया था सर? यूजेज वेरिएंस में हम लोगों ने किया था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो मैं रेट स्टैंडर्ड ही लूंगा सर, तो फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया करो ना सर, फिर ये यहां पर ऐसे कैसे घुमा रहे हो? भाई यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट के रेफरेंस में। दैट मींस जैसे कि यील्ड वेरिएंस में किया था ना, सेम लाइक दैट। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा उसी तरीके से। तो फेवरेबल सिचुएशन होगी। ये 22,000 क्या था सर? एक्चुअल आउटपुट। 20,000 क्या था सर? बस्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये लीजिए फॉर्मूला रेडी हो गया, फॉर्मूला रेडी। एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, डन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आइए दूसरा रीजन। इसके अलावा क्या रीजन है सर? जब एक्चुअल में खर्चा करने गए ना तो 2,40,000 का खर्चा हो गया बजट में, और एक्चुअल में जो गैप आएगा वो क्या है सर? वो तो स्पेंडिंग का खर्चा है ना सर, उसमें कोई भी आउटपुट का रोल है क्या? नो, आउटपुट का रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था 2 लाख का खर्चा, एक्चुअल में हो गए 2,40,000। सर इसके पीछे का लॉजिक, सर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सर कभी भी हमारा जो खर्चा है ना वो आउटपुट के बेसिस पर खर्च नहीं होता है ओवरहेड में। सर तो फिर ये आरएफओ कैसे हो रहा है? भैया ये रिकवरी है, यहां पर हम लोग रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पर रेंट लगता है क्या? नहीं। डन है ना? कितने कैलकुलेटर बेचोगे उसके हिसाब से थोड़ी लैंडलॉर्ड आपसे किराया लेगा, नहीं। तो आपने सोचा था लैंडलॉर्ड लेगा 2 लाख, एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ने ले लिया 2,40,000। ये 40,000 एक्स्ट्रा क्यों? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि आपने उससे नेगोशिएशन ढंग से नहीं किया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपका खर्चा था 2 लाख, एक्चुअल में खर्चा लगा 2,40, आपके लिए फेवरेबल की एडवर्स? ऑब्वियस सी बात है सर, 40,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, एडवर्स है। एडवर्स कैसे आएगा सर? जब 2 लाख में से 2,40,000 लेस करूंगा, तो 2 लाख में से जब आप 2,40,000 लेस करोगे तब आएगा। तो 2 लाख क्या है सर? बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। 2,40,000 क्या है सर? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। कीजिए फॉर्मूला रेडी है, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड, दैट्स इट, काम खत्म। आई होप डन है। तो मेरे को कंटिन्यूअसली 35 मिनट्स हो गए हैं बोलते हुए, तो भाई मैं 1 मिनट का पानी का ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि गला थोड़ा ऑलरेडी खराब है। फिर मैं इसको वापस से कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए। यस गाइस, सो लेट्स रिकैप। एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको पूरा अच्छे से, देन फिर मैं आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने आज तक देखा मटेरियल यूजेस के भी फर्दर सब पार्ट देखे, एफिशिएंसी वेरिएंस के भी सब पार्ट देखे लेबर में, तो सेम लाइकवाइज यहां पर भी कुछ सब पार्ट रहेगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहां तक के फॉर्मूलाज को समराइज करूं, या आप लोगों के लिए एक मेमोरी टेक्निक बताऊं जो शायद मैंने व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मैंने वो चीज फॉलो की थी। एंड कई बार क्या होता है ना कि यार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि यार हमारे को फॉर्मूलाज बनाने में जितना समय होता नहीं है और फॉर्मूला हमें याद होते नहीं है। भाई साहब हम वी आर चैंप्स, हम लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, मतलब हम लोगों को फॉर्मूला याद होते नहीं है, फॉर्मूला बनाने जितना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ऐसे केस में लोड नहीं लेने का, आपको इतना सा पता है कि यार फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब कि रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो आपने रिकवर किया और जो एक्चुअल है उसके बीच का कंपैरिजन जो होता है ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस होता है। इसके 2 सब पार्ट होंगे, उन 2 सब पार्ट को क्या बोलेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। आपको क्या करना है मुझे एक चीज बताओ,
अगर मैं यूं बोलूं आपको 100 माइनस 60 ये क्या होता है सर 40। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 100 माइनस 50 प्लस 50 माइनस 60 तो भी क्या ये 40 ही आएगा क्या? आंसर है यस सर, तो भी ये 40 आएगा। मैंने किया क्या, एक तरफ माइनस का 50 एक तरफ प्लस का 50, माइनस के 50 से प्लस का 50 कैंसिल, अल्टीमेटली इक्वेशन वही बच जाएगी 100 माइनस 60। तो सेम लाइकवाइज यहां पर मेरे लिए मैं आपके साथ करना चाहूंगा आरएफओ माइनस एएफओ। अब मैं आरएफओ माइनस एएफओ करूं या इसमें आरएफओ माइनस बीएफओ प्लस बीएफओ माइनस एएफओ ये करूं। आपको पता है ये जो आरएफओ माइनस बीएफओ है ये एक फॉर्मूला हो गया, बीएफओ माइनस एएफओ है ये एक फॉर्मूला हो गया। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। तो आरएफओ माइनस एएफओ में आरएफओ मैंने यहां लिखा, माइनस का एएफओ मैंने यहां लिखा। यहां पर कुछ मुझे माइनस करना है तो मैंने माइनस कर दिया बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब ऑब्वियस बात है यहां माइनस किया है तो यहां प्लस करूंगा। तो अब मैं इसे प्लस बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड बोलूं या डायरेक्टली बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड बोलूं एक ही बात है। क्यों? क्योंकि किसी के भी पहले अगर साइन पॉजिटिव नहीं भी है तो भी वो पॉजिटिव ही माना जाता है। और अब आप ध्यान से सुनना, आरएफओ कैसे आता है सर, हम एक्चुअल आउटपुट से रिकवर करते हैं, मतलब कि आरएफओ फॉर एक्चुअल आउटपुट, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्वियसली फॉर बस्टेड आउटपुट। इसका मतलब दोनों जगह पे आउटपुट का डिफरेंस है और आउटपुट का डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है? और बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड मतलब कि बजट बनाया था कुछ, एक्चुअल में खर्चा किया कुछ। तो भाई साहब जो खर्चा करने का आपने बजट बनाया और उसमें जो एक्चुअल में खर्चा किया उसमें जो डिफरेंस है उसके पीछे का रीजन है आप में नेगोशिएशन स्किल्स के अंदर कमी है। तो दैट मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस या बजट वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस, इस नामों से इसे बोलते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गए आप लोगों के बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड के तीन वेरिएंसेस हो गए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। अब दोस्तों होता क्या है, आपको इतना समझ में आ गया कि यार मेरे पास मैंने ना 10 रुपीज की रेट निकाली थी। कैसे? मैंने ये सोचा था कि 2 लाख का मेरा बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है, 20,000 का मैंने बस्टेड आउटपुट माना था, तो 10 रुपीज की रेट आई थी। अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा मेरे लिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस फेवरेबल आता चला जाएगा। कैसे? आज सोचो मेरे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है से 2,40,000 एक्चुअली। अब मैंने सपोज 26,000 कैलकुलेटर बेचे तो मेरे पास रिकवरी कितनी होगी, 2,60,000। अगर मैंने 28,000 बेचे तो कितनी होगी सर, 280 की। अगर मैंने सपोज से 30,000 कैलकुलेटर बेचे तो कितनी होगी, 3 लाख की। इसका मतलब, और ये तो हर जगह सेम रहेगा, 2,40,000 2,40,000 ही रहेगा। इसका मतलब अगर मैं आउटपुट को बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस फेवरेबल आता चला जाएगा। दैट मींस फेवरेबल सिचुएशंस बढ़ती चली जाएंगी। आउटपुट को बढ़ाने से क्या होगा, मेरे लिए फेवरेबल वेरिएंसेस अराइज होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट को बढ़ाने से मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है। अब पॉइंट आता है कि इस आउटपुट को कैसे बढ़ाएं, इस आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए, यही कारण जानना है। और दोस्तों आपको बता दूं इस आउटपुट को बढ़ाने के पीछे के जो रीजंस होंगे वही आपके फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के कारण होंगे। अब यार मेरे को ना मेरा आउटपुट बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं सर, या तो आप अपने काम करने की स्पीड बढ़ा दो। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि सर आप पहले 1 आवर में 1 कैलकुलेटर बनाते थे, आप एक काम करो सर 1 आवर में ना 2 कैलकुलेटर बनाओ। तो या तो आप अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओ, स्पीड को आप एफिशिएंसी से डिनोट करते हो कि आप जितना एफिशिएंटली काम करोगे उतना अच्छा। आपको सिंपल सा सीन है, आपको पता है ना आप लोग क्या करते हो, एग्जाम आ रहा है, मेरे पास 10 डेज बचा है और मेरे पास 10 डेज के अंदर मैं अगर हर दिन, आपने सोचा कि देखो भैया हम 8 आवर्स पढ़ेंगे, 10 डेज मेरे पास हैं, तो मेरे पास टोटल 80 आवर्स हैं।
अब इस 80 आवर्स में मुझे मेरा सारा सिलेबस खत्म करना है, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा सिलेबस कहीं ना कहीं 90 आवर्स का है। अब आपके पास तो चांस है ही नहीं, आपको तो 80 आवर्स में ही खत्म करना है। आपको 80 आवर्स में खत्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो माइंड लगाते हो ना कि यार उसका मैसेज आने वाला है, वो मुझे क्या बोलेगी, वो मुझे क्या बोलेगा, उसमें आप दिमाग नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, भाई मुझे ना 8 आवर्स अगर मैं पढ़ रहा हूं तो ये मेरे फुल एफिशिएंट 8 आवर्स होने चाहिए, मतलब कि प्रोडक्टिव 8 आवर्स होने चाहिए। इस जगह पर मैं मेरा नेट वगैरह सब बंद करके रखूंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा कि मैं वहां पर एफिशिएंटली काम करना चाहूंगा। पहला कारण। दूसरा, मैं ये हो सकता है कि मैं मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ा दूं, और वर्किंग आवर्स को बढ़ाना मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना। वर्किंग आवर्स को बढ़ाना मतलब अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, कि भाई साहब मेरी औकात 8 घंटे से ज्यादा की पढ़ने की नहीं थी, लेकिन मुझे ऑब्वियस सी बात है 90 आवर्स का काम मुझे करना है, तो मुझे 8 आवर्स नहीं, मुझे 9 आवर्स पढ़ना। मैं 9 आवर्स पर डे पढ़ूंगा, 10 डेज मेरे पास हैं, तो मेरे पास 90 आवर्स का मेरा काम है, मेरा 90 आवर्स का काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे मेरी जो कैपेसिटी थी ना, कि भाई की औकात केवल 8 घंटे पढ़ने की है, उसको मैंने बढ़ाया और मैंने उसे 9 घंटे कर दिया, दैट मीन्स 9 आवर्स कर दिया। दिस इज योर कैपेसिटी। मतलब आइदर या तो आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दो कि भैया आपको मतलब नहीं है कि उसका मैसेज आएगा तो आने दो, हम हमारा नेट बंद करेंगे, हमारा मोबाइल जो है हमारी अलमीरा में रखेंगे, और हम 8 घंटे जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर नो डिस्ट्रैक्शन। दैट मीन्स एफिशिएंटली काम करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो, अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा कारण है कि नहीं साहब, मैं उसके साथ दगा नहीं कर सकता, अगर उसका मैसेज आएगा तो अपन तो भाई साहब उसके रिप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर आप अपनी औकात बढ़ाओ, 8 घंटे की जगह 9 घंटे का काम करो। 8 घंटे की जगह 9 घंटे आप पढ़ो, तो आपका काम हो सकता है। क्लियर? तीसरा, देखो सर, अपना काम सिंपल है सर, ना मैं मेरी औकात से ज्यादा पढ़ सकता हूं, मेरी औकात नहीं है। दूसरा, ना मैं उसकी मैसेज को इग्नोर कर सकता हूं। अब आप खुद सोचो कि आपके पास 90 आवर्स आपको काम करना है, आप अपनी औकात से ज्यादा काम नहीं करना चाहते हो, 8 आवर्स से ज्यादा आप काम नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे? फिर आप ये डेज बढ़ाना पड़ेगा, फिर आप ये डेज बढ़ाओ। सर डेज तो बचे ही नहीं है, मैं कहा नहीं, हमने ये 10 डेज ये कंसीडर करते हुए किया था कि आप संडे के दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपके हॉलीडे वाले दिन भी काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्किंग डेज बढ़ाओ। जब आप वर्किंग डेज बढ़ाओगे, उसे हम लोग कहेंगे कैलेंडर वेरिएंस। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने आउटपुट को 3 तरीके से बढ़ा सकते हो, और ये 3 तरीके हैं आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करके, आपकी कैपेसिटी को, दैट मींस वर्किंग आवर्स पर डे को बढ़ा करके, और वर्किंग डेज को बढ़ा करके। ध्यान से सुनना है, तीनों के अंदर डिफरेंस है। तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप 8 आवर्स पर डे काम करते हो, 8 आवर्स पर डे। अब या तो आपने ये सोचा यार मैं ना कहीं थोड़ा बहुत समय दे देता हूं, थोड़ा बहुत उसके मैसेज आ जाते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर देता हूं, तो आप या तो बिल्कुल फुल एफिशिएंट हो जाओ। एफिशिएंट इन द सेंस कि भैया ये 8 आवर्स मतलब कि फुल ऑन प्रोडक्टिव। दूसरा तरीका कि सर देखो, मैं उसके मैसेज इग्नोर नहीं करूंगा, तो भैया फिर कुछ नहीं है, आप जो कहते हो ना सर मेरी औकात 8 घंटे से ज्यादा नहीं है भैया पढ़ने की, उसको बढ़ाओ। तो या फिर आप अपने उसको बढ़ाओ, मतलब आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ाओ, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर भैया आप अपने हॉलीडे को भूल जाओ। आप ये जो सोच के चलते हो ना, हॉलीडे भूल जाओ। अरे सर आप कहते हो कि संडे भूल जाऊं, मेरे तो डेली शाम को जब वो ऑफिस से आती है, अब मैं भला पढ़ाई करता हूं, वो जॉब करती है, उसका 5 डे वीक है सर, उसका 5 डे वीक है सर। आपने तो कहा था, मेरा बजट तो कहता है कि मैं 6 डे पढ़ूंगा, 6 डे इन ए वीक पढ़ूंगा, संडे को ऑफ लूंगा। हमारे तो सर वेडनेसडे से इस बात पे झगड़ा होना चालू हो गया कि सर सैटरडे और संडे दोनों दिन वो चाह रही है कि हम दोनों दिन कहीं घूमने जाएं।
तो सर कहां तो आप ये चाह रहे थे कि मैं संडे को भी पढ़ाई करूं, मेरा तो सैटरडे पर भी वांदे लगे हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है आपका आउटपुट बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। अब बढ़ने की जगह आउटपुट कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। बढ़ने की जगह आउटपुट कम होगा तो एडवर्स वेरिएंस। सर मेरी औकात 8 घंटे पढ़ने की है, लेकिन सर मैं ना अपने आप को रिलैक्स रखना चाहता हूं, मैं 7 आवर्स ही पढ़ूंगा। तो जब आप अपनी कैपेसिटी से भी कम करेंगे पढ़ाई तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका टारगेटेड बजटेड आउटपुट है उससे आपका आउटपुट कम आएगा, और आउटपुट आपका अगर कम आया तो ऑब्वियस सी बात है एडवर्स वेरिएंस आएगा। सर आपने सोचा था कि बहुत एफिशिएंटली काम करूंगा, लेकिन सर आज ना वो ऑफ पर है और आज मैं 8 घंटे पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि चिट चैट लगातार जारी है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑब्वियसली आपके एफिशिएंसी डाउन होगी, एफिशिएंसी डाउन होगी तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। दैट्स इट, काम खत्म, डन। तो ये तो थी इसके पीछे की कॉन्सेप्चुअल बात कि भैया कौन सी चीज कैसे कैसे रहती है। अब यहां पर मेरे को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है आखिर ये कैसे कैलकुलेट। तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एफिशिएंसी वेरिएंस पर तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करके बैठे हुए हैं। सेम वो का वही कॉन्सेप्ट, सेम वो का वही फॉर्मूला, सेम वो की वही बात, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड, वही बात आप लोगों के लिए रहेगी। क्लियर है? अब दोस्तों यहां पर वर्किंग आवर्स की बात आ रही है। अब वर्किंग आवर्स में मतलब किसमें कंपैरिजन होने वाला है? आप यहां पर अपनी कैपेसिटी को कंपेयर करने वाले हो। अब आप कैपेसिटी को कंपेयर करने वाले हो किससे? आप कैपेसिटी को कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल आवर्स से, कि एक्चुअल में मैंने कितने आवर्स एक्स्ट्रा लगाए और कितनी मेरी कैपेसिटी थी। तो कैपेसिटी जो है वो आपका बजट रहेगा। आपको अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, और कैपेसिटी क्या है ये आपको पता है, दैट मींस वो आपका बजट है। और आपने कितना एक्चुअल में एक्स्ट्रा काम किया, तो एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। बजट इज योर कैपेसिटी, एक्चुअल इज योर एक्चुअल रिजल्ट। तो आपने सोचा तो था, मतलब आपका बजट कहता है कि आप कहीं ना कहीं 80 आवर्स काम करोगे, बट एक्चुअल में आपने 90 आवर्स काम किया। तो आपने 10 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया, एक आवर के 10 रुपीज, तो 100 रुपीज का फेवरेबल। क्यों? क्योंकि 10 प्लस में आया है। सर अगर एक्चुअल आवर्स कम होंगे तो एडवर्स आ जाएगा, सिंपल। अकॉर्डिंगली एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स। सर अब आप यहां पर क्या करोगे? मैंने कहा आपके लिए जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना, ये इसका फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स रहता है, लेकिन ये कब रहता है? जब आपका कैलेंडर वेरिएंस नहीं होता। और कैलेंडर वेरिएंस कब नहीं होता? आपने सोचा था कि भाई पूरे महीने में 6 डेज इन ए वीक, 4 वीक होते हैं, 24 डेज पढ़ेगा पूरे पूरे महीने में। तो आपने सोचा, दैट मीन्स आपका बजट कहता है 24 डेज पढ़ाई करेंगे, एक्चुअल में भी 24 डेज ही पढ़ाई करी। तो कैलेंडर में कोई चेंज आया क्या? नहीं। आपने अपना शेड्यूल जो बनाया उसी हिसाब से किया, दैट मीन्स डेज में कोई चेंज नहीं है। जब डेज में कोई चेंज नहीं है तो कैलेंडर वेरिएंस नहीं आएगा। लेकिन सर डेज में चेंज आ जाए तो, सर एक्चुअल में मैं वर्किंग कर दूं 25 डेज तो चेंज आएगा। अब चेंज कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। आपने यहां एक्चुअल आवर्स कितने दिन के लिए होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअल आवर्स आपके एक्चुअल डेज के लिए होंगे, दैट मींस 25 डेज। और आपने बजट कब बनाया होगा? सर बजट हमने 24 डेज के हिसाब से बनाया होगा। 25 डेज तो मैंने उसको बजट को स्ट्रेच किया है, दैट मींस मैंने हॉलीडे वाले दिन भी काम किया। दैट वाज माय एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी डिफर करी है बजट से। तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है आपकी कैपेसिटी ये थोड़ी है। आपकी कैपेसिटी कहती है आप 8 आवर्स पर डे पढ़ोगे। अब आप सपोज से महीने में 24 डेज करते हो, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट्स योर कैपेसिटी, दैट मींस 192 आवर्स। बट क्योंकि आपने इस 24 की जगह 25 डेज काम किया है, तो ऐसे केस में आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपकी कैपेसिटी 200 आवर्स की होगी। और दोस्तों ये क्या किया मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। बस्टेड आवर्स में जब आप बस्टेड डेज का डिवाइड लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा एक दिन की कैपेसिटी।
और इसको जब आप एक्चुअल डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगी आपके पास टोटल रिवाइज्ड बजटेड कैपेसिटी। और उस केस में आपके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है ना तो आपको मैं बता दूं आपको बहुत समझ में आ रहा है। अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी का 90% तो आप लोग जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे मेरे साथ तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। आपको यहां पर जो देखना है, जो समझना है, जो सीखना है वो केवल और केवल इतना सा है जो मैंने चीजें आपको बताई है। दैट मीन्स अभी तक के लिए अगर मैं आपको इसको पूरा को समअप करूं तो मैं इसको आप लोगों के साथ समअप कर देता हूं पूरे को। और लीजिए मैं आप लोगों के साथ इसको पूरा समअप कर देता हूं कि हमने क्या देखा, क्या सीखा, क्या जाना और उसको किस तरीके से आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर का पार्ट बी है। दैट मीन्स सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है तो मेरे पास समय का अभाव है। समय का अभाव क्या है? क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी 1 आवर 12 मिनट का हो चुका है। ये लेक्चर ऑलरेडी मेरा 50 मिनट पर जा चुका है। दैट मीन्स मेरे को 2 आवर 2 मिनट्स का समय ऑलरेडी हो चुका है। मतलब मेरा जो टाइम फ्रेम है वो ऑलरेडी कंप्लीट है इस लेक्चर को लेकर के। बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ अभी अगले 10 मिनट तक एक बार इसके ऊपर पूरा वापस से चर्चा करूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज जैसे ही ये जो लेक्चर है ये लेक्चर फिनिश करते ही आप लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसको इंस्टेंटली या 1-2 घंटे के गैप से इमीडिएटली जरूर से देख लेना, क्योंकि आप लोगों को आगे के कॉन्सेप्ट तभी क्लिक करेंगे। तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लिक करेंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान से अच्छे से समझ लेना। या मैं सोचता हूं कि यार क्यों ना इस लेक्चर को मैं स्ट्रेच कर दूं, 2 आवर 30 मिनट्स पे ले जाऊं, अगला लेक्चर मैं 1 आवर 30 मिनट्स का कर लूं। दैट विल बी मोर फिजिबल फॉर मी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आप लोगों के अगले वाले लेक्चर के लिए छोड़ता ही नहीं हूं, मैं इसी लेक्चर में इन सब चीजों को कवर अप कर देता हूं। अब ध्यान से सुनना, पहले एक एक बात पे चलेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, आरएफओ माइनस एएफ। डन। ये वाले की फॉर्मूला मेरे को अब समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, आरएफओ इधर आएगा माइनस एएफओ उधर चला जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, यहां प्लस हो जाएगा बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, और इसको नाम दे देंगे हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वापस से इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के अंदर आपका रिकवर्ड होता है एक्चुअल आउटपुट पर, बजट होता है बस्टेड आउटपुट पर। तो दोनों जगह आउटपुट का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। बात करें एक्सपेंडिचर वेरिएंस की तो बजट कहता है 2 लाख रुपए का खर्चा करो, एक्चुअल में 2,40,000 का खर्चा कर दिया। दैट मींस खर्चा आपने एक्स्ट्रा किया, तो इसीलिए इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस का नाम दिया। अब हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम वेरिएंस का मतलब हो गया कि वॉल्यूम का डिफरेंस। अब वॉल्यूम का डिफरेंस किन किन कारणों से आ सकता है, तो उसके पीछे 3 कारण है। 3 कारणों में सबसे पहला कारण तो आ गया आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। ये फॉर्मूला तो इसके पीछे का तो लॉजिक मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। कितने घंटे आपको काम करना चाहिए, कितना घंटे आपने काम किया, उनका गैप और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। क्लियर है? फिर आता है कैलेंडर पे। मैं आप लोगों को ये बताते हुए चलूंगा कि कैलेंडर वेरिएंस को मैं कैपेसिटी वेरिएंस, मैं ये मानते हुए चलता हूं कि कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके लिए यहां पर जाकर के देखो, ये मुझे इतना पता है कि यहां तक के सारे वेरिएंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। इतना मुझे मैं सेटिस्फाइड हूं कि यस आई हैव एक्सप्लेन, बिल्कुल ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और यहां तक का बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। बात कर लेते हैं कैपेसिटी पर। दोस्तों कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि आपने कितना कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके काम किया। मतलब कि बेसिकली अगर मैं इन दोनों को
वर्क बियॉन्ड कैपेसिटी ऑन ए वर्किंग डे, ये क्या रहेगा? दैट इज योर कैपेसिटी वेरिएंस। और ये क्या है? वर्क ऑन हॉलीडे, दिस इज योर कैलेंडर वेरिएंस। मतलब एक दिन आपका टाइम जो है, आपको 9 to 5 का जॉब है, 9 to 5 दैट मीन्स 8 आवर्स का आपका जॉब है, बट आपने क्या कहा? नहीं साहब, मैं तो 9 to 6 जॉब करके जाऊंगा, मतलब कि 9 आवर्स जॉब करके। तो इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम कर रहे हो, दिस इज योर कैपेसिटी वेरिएंस। लेकिन आप कहते हो कि संडे को मैं ऑफ लेता हूं, लेकिन इस बार मैं संडे को भी आऊंगा, तो दिस इज योर कैलेंडर वेरिएंस। अब ध्यान से सुनना, कैपेसिटी किसको डिनोट करेगा? सर कैपेसिटी में आएगा आपके, आपने कहा 8 आवर्स पर डे आप काम करते हो, दिस इज योर कैपेसिटी, दिस इज योर कैपेसिटी। अब आप 24 डेज काम करोगे, विच वॉज योर बजट, विच वॉज योर बजटेड डेज, तो हम इसे कहेंगे बजटेड आवर्स। बट अगर आप 25 डेज काम करोगे, दिस इज योर एक्चुअल डेज, और एक्चुअल डेज को जब आप अपनी कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम कहेंगे रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी चेंज नहीं है। आपको पता है हम लोगों ने अभी तक रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली थी ना, क्या किया था उसमें? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। सेम लाइकवाइज हमने आवर्स में किया था, एक्चुअल आवर्स वर्क इन स्टैंडर्ड रेशियो। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स में, बस्टेड आवर्स मतलब बस्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, बस्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज, मतलब कि वही रिवाइज बस्टेड आवर्स हो जाएगा। दैट मींस आपके लिए कितने आवर्स, आप 8 आवर्स काम कर सकते थे, आपने टोटल 25 डेज काम किया, दैट मींस आपने अपनी कैपेसिटी को एनहेंस किया, आप अपनी कैपेसिटी को बियॉन्ड लेकर के जा रहे हो। अब ये आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड लेके जाना नहीं है, दिस इज योर बेसिकली कैपेसिटी। लोगों को लगता है कि यार सर 24 डेज दैट मींस 192 आवर्स इज योर कैपेसिटी एंड 200 आवर्स आप अपने बियॉन्ड कैपेसिटी जा रहे हो। नहीं, बियॉन्ड कैपेसिटी कहां जा रहे हो? दोनों जगह पर काम तो आप 8 आवर्स ही कर रहे हो, दोनों जगह पर काम आप 8 आवर्स ही कर रहे हो, तो दिस इज नॉट बियॉन्ड योर कैपेसिटी। बियॉन्ड योर कैपेसिटी तो तब होगा जब आप 200 आवर्स से ज्यादा काम करो। 200 आवर्स तो आपकी कैपेसिटी है भाई, 200 आवर्स तो आपकी कैपेसिटी है। आप 200 आवर्स से बियॉन्ड काम करोगे तो आप कह सकते हो कि मैंने बियॉन्ड कैपेसिटी काम किया, अदरवाइज ये आपकी कैपेसिटी है। तो ऐसे केस में कल को अगर आपको 200 आवर्स आप काम करो और आप इसको कंपेयर करोगे 192 आवर्स से, तो आप क्या कहोगे? अरे वाह, मैंने 8 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया। अरे नहीं, आपने अपनी कैपेसिटी कहां स्ट्रेच करी? आपने डेज स्ट्रेच किए, तो डेज स्ट्रेच किए तो आपकी कैपेसिटी तो वही 200 आवर्स थी। तो ऐसे केस में आपका कैपेसिटी वेरिएंस तो जीरो आएगा। आपने एक्चुअल में काम किया 200 घंटे, तो आपकी कैपेसिटी भी 200 घंटे की थी, क्योंकि आपने 25 दिन काम किया है। हाँ, कैलेंडर में जरूर आपका चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि कैलेंडर कहता है कि आपने 200 आवर्स काम किया है, एक्चुअल में आपका बजट कहता है 192 आवर्स ही। तो ये जो आपने 8 आवर्स एक्स्ट्रा काम किए हैं, इसको 8 आवर्स एक्स्ट्रा बोल दूं या 1 डे एक्स्ट्रा बोल दूं, एक ही बात है। आप कैलेंडर वेरिएंस को चाहें तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके जो भी एक्स्ट्रा डेज या कम डेज जो हैं वो आप देख लो। दैट मीन्स एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज मल्टीप्लाई बाय बस्टेड ओवरहेड पर डे। दैट मीन्स से मैंने सोचा था कि 2,40,000 का मेरा फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, 24 डेज में काम करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? सर हर दिन का मेरा 10,000 रुपए का ओवरहेड का खर्चा। अब आपने काम अगर 24 डेज ही काम किया तो आपका कैलेंडर वेरिएंस आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में सेम डे काम किया। लेकिन अगर आपने 25 डेज काम किया, दैट मींस आपने एक दिन एक्स्ट्रा काम किया,
तो एक दिन एक्स्ट्रा काम करने के कारण से आपकी जो रिकवरी है, आपने 10,000 पर डे की जगह 25 डेज रिकवरी की है, दैट मीन्स 2,50,000 रिकवरी हुई। तो अकॉर्डिंगली 10,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा रिकवर हो गया, दैट मीन्स आपका फेवरेबल है। तो अल्टीमेटली अगर आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप बस्टेड डेज से ज्यादा काम करोगे तो कैलेंडर वेरिएंस फेवरेबल आएगा, क्वाइट ऑब्वियस। आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करोगे तो आपके लिए कैलेंडर कैपेसिटी वेरिएंस आपके लिए फेवरेबल आएगा, ऑब्वियस। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि कैपेसिटी जो है ना, वो कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी कैन बी योर बस्टेड आवर्स भी हो सकता है, कैन बी योर रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स भी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा इस फॉर्मूला को इसी तरीके से ले, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स। क्यों? क्योंकि अगर डेज में कोई चेंज नहीं होगा तो बस्टेड आवर्स विल ऑलवेज इक्वल टू रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स। क्यों? आपका बस्टेड आवर्स क्या कहता है, एक दिन के 8 आवर्स, 24 डेज काम करोगे तो 192, 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज भी 24 है तो ये भी 192, तो 192 सेम हो जाएगा। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को इतना सा ध्यान रखना है, कैपेसिटी वेरिएंस का मतलब हो गया कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो। और कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगी सर? कैपेसिटी कैलकुलेट होगी आप कितना एक दिन में काम कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय कितने एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आपने काम किया है, दैट इज योर कैपेसिटी। तो अल्टीमेटली मैं चाहूं तो आपको यह भी बोल सकता हूं, कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय आपका स्टैंडर्ड रेट पर। रही बात आपके आखिरी वेरिएंस दैट मींस कैलेंडर वेरिएंस की, तो इसके दो फॉर्मूला हो जाएंगे। आप चाहें तो रिवाइज बस्टेड आवर्स और बस्टेड आवर्स को कंपेयर कर लें, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। रिवाइज बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, आपको समझ में आ रहा है क्या? रिवाइज बस्टेड आवर्स का मतलब होता है बस्टेड आवर्स पर डे फॉर एक्चुअल डेज, और बस्टेड आवर्स का मतलब होता है बस्टेड आवर्स पर डे फॉर बजटेड डेज। तो अल्टीमेटली हम लोग यहां एक्चुअल डेज और बस्टेड डेज का गैप ही कवर कर रहे हैं। क्यों? मैं यहां पर चाहे 200 माइनस 192 लू तो 8 आवर्स आएगा, और चाहे तो एक्चुअल डेज 25 माइनस 24 दैट मीन्स 1 डे लू तो भी एक ही बात है। यहां 8 आवर्स दैट मीन्स एक दिन का बस्टेड आवर्स, और ये एक दिन, तो एक दिन लोगे तो बस्टेड ओवरहेड पर डे ले लोगे, और आवर्स लोगे तो बस्टेड आवर्स बस्टेड रेट पर आवर ले लोगे, खत्म, दैट्स इट। आई होप मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से जस्टिस किया है आप लोगों को इस सब चीजों को समझाने के लिए। एट द एंड मैं इसको अगेन छोटा सा क्रक्स आप लोगों के लिए इसको और करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो मेरा होता है रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, और मुझे इसके 3 हिस्से करने हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज योर एफिशिएंसी, सेकंड वन इज योर कैपेसिटी, एंड द थर्ड वन इज योर कैलेंडर। एफिशिएंसी वेरिएंस अब मैं यहां पर उसी टेक्निक को फॉलो करूंगा जिस टेक्निक से अभी भी मैंने मेमोरी टेक्निक से आपको इसको याद करवाया है। तो देखिएगा इस केस में मुझे यहां क्या करना होगा सर, ये आरएफओ माइनस बीएफओ है तो आरएफओ में यहां लिख देता हूं माइनस बीएफओ में यहां लिख देता हूं। अब पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, आपको इतना तो पता है फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अब आपको यहां समझ में आ रहा है कि आपके लिए स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आप करते हो तो ये क्या हो गया सर, ये तो आरएफओ हो गया। क्योंकि आरएफओ होता क्या है सर, आरएफओ मतलब कि एक्चुअल आउटपुट से आप कंपेयर करते हैं रिकवर, तो स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स इज ऑलवेज फॉर एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड आवर्स आपको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आरएफओ आ जाएगा। तो दैट मींस आरएफओ निकालने का दूसरा तरीका आ चुका है। एक तरीका तो आपके एक्चुअल आउटपुट को आप मल्टीप्लाई कर दे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से, दूसरा तरीका स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आरएफओ आ जाएगा। और यहां पर इस एक्चुअल आवर्स को जब आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स। जब आप स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल आवर्स का पेमेंट करते हो तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स।
और अब यहां माइनस किया है तो यहां पे प्लस कर दो, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, और ये रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड यहां माइनस किया है तो यह यहां पर प्लस हो जाए। लो जी, सारे फॉर्मूला ऑल सेट ऑलरेडी। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से। आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि आप लोगों को यहां से ना कुल मिलाकर के 5 आइटम ध्यान से सुनने। पहला, आपको आरएफओ निकालना आना चाहिए। दूसरा, आपको एएफओ पता होना चाहिए। तीसरा, आपको बीएफओ पता हो। आपको समझ में आ रहा है? अगर ये 3 चीजें हैं तो आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आरएफओ माइनस एएफओ से निकलेगा। आपके आरएफओ, बीएफओ और एएफओ है तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। तो आगे आ जाओ। अब इसके अलावा हमारे को 2 आइटम और चाहिए, विच इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स एंड द लास्ट वन इज रिवाइज्ड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। और ये आपके कैसे कैलकुलेट होंगे, ध्यान से सुनना है एक एक चीजों। रिवाइज्ड रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएगा सर? आपके एक्चुअल आउटपुट को जब आप स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा, और जब आप स्टैंडर्ड आवर्स को, कुछ भी नहीं लिखना है, हर एक चीज बुक में लिखी हुई है ऑलरेडी, स्टैंडर्ड आवर्स को जब आप स्टैंडर्ड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां पर यूनिट की रेट ली है और वहां पर आवर की रेट ली है। ऑब्वियस सी बात है, आउटपुट दैट मींस यूनिट लोगे तो यूनिट की रेट लोगे और आपके आवर्स लोगे तो आरली रेट लोगे। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आइदर या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो बस्टेड डेज दे रखा है तो बस्टेड डेज को बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड पर डे से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको बस्टेड आवर्स दे रखा है तो बस्टेड आवर्स को बस्टेड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, नाम से ही पता चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना, एक्चुअल आवर्स को आपकी स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, जो पर आवर वाली रेट है। और रिवाइज्ड बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आपको पता है, उसमें आप बस्टेड डेज का डिवाइड लगा दो और एक्चुअल डेज से मल्टीप्लाई कर। और अगर आपके पास डेज नहीं है तो घबराने का नहीं, तो आपको लोड नहीं लेने का। आपको इसका मतलब यह है कि फिर उस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए कैलेंडर वेरिएंस है ही नहीं। तो ये रही बात, ये हुआ आपका क्रक्स। और इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, सारे के सारे वेरिएंसेस मेरी तरफ से डन है। मतलब फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस आरएफओ माइनस एएफओ, उनके 2 हिस्से, वॉल्यूम आरएफओ माइनस बीएफओ, एफिशिएंसी बीएफओ माइनस एएफओ। फिर हमने वॉल्यूम के 3 हिस्से किए, उनके पीछे का रीजन बता दिया। स्टैंडर्ड आपका मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूला ये भी होगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये भी मेरा फॉर्मूला है। ये आपके लिए एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये भी फॉर्मूला है। रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, ये भी फॉर्मूला। आपको याद मत करने जाना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। याद करने जाओगे याद नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे जाना। एफिशिएंसी वेरिएंस मुझे पता है आपको ऑलरेडी इतनी बार एग्जांपल कर चुके होंगे आप लेबर के कि आपको याद ही हो चुका होगा बाय डिफॉल्ट। आपको कैपेसिटी में केवल इतना सा ध्यान रखना है, कैपेसिटी वेरिएंस क्या जानना चाहता है कि आपने एक्चुअल में अपनी कैपेसिटी से कितना बियॉन्ड काम किया। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि कितना बियॉन्ड काम किया तो एक्चुअल आवर्स तो आएगा ही आएगा। अब आपके पास दूसरा चीज है आपकी कैपेसिटी लाना, कि आपकी कैपेसिटी कितने आवर्स की थी। तो अगर आपके डेज, बस्टेड डेज और एक्चुअल डेज सेम है तो बस्टेड आवर्स ही आपकी कैपेसिटी है। और अगर कल को एक्चुअल डेज और बस्टेड डेज में डिफरेंस है
तो आपको रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स निकालने पड़ेंगे। और रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स कैसे निकलेगा? बस्टेड आवर्स डिवाइडेड बाय बस्टेड डेज, इससे आ जाएगा आपके पास एक दिन की कैपेसिटी, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल डेज से, तो ये आ जाएगा आपके पास रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स। बस खत्म। और वहां तो है ही कैलेंडर का मतलब रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि बस्टेड आवर्स तो होते हैं बस्टेड डेज के लिए और रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स होते हैं एक्चुअल डेज के लिए, तो डेज के डिफरेंस को कवर करने के लिए होता। दैट्स इट, काम डन है क्या? आई नो आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस लेक्चर नंबर 4 की, तो ये पूरे 2 आवर 22 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। बट मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए 10-15 मिनट का समय और ले लूं, और मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड जो हमारी बुक में नोट्स दिए हुए हैं फिक्स्ड ओवरहेड के, वो मैं आपको फटाफट से समझा दूं, ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट कितने हैं और क्या कह रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पेजेस के नोट्स नहीं होंगे, 1 2 3 4, ओ भाई साहब 4 पेज के नोट्स हैं, यूं हो जाएंगे अगले 10 से 15 मिनट में, और फिर आप लोगों के लिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के सारे कॉन्सेप्ट डन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इज ए कॉस्ट विच विल ऑलवेज रिमेन फिक्स, आपको पता है हमेशा फिक्स रहती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन यूनिट, यूनिट में चेंज होने से चेंज नहीं होती। कई बार बच्चा बोल देता सर चेंज होने से चेंज हो जाती है, सर देखो ना रिकवर्ड फिक्स्ड ओवरहेड तो चेंज हो जाता है। मैंने कहा यहाँ रिकवर्ड नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है फिक्स्ड ओवरहेड, दैट मींस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। कभी आपने ऐसा देखा है स्टूडेंट 100 की जगह 102 हो गए हैं, रेंट बढ़ेगा, 102 की जगह 105 स्टूडेंट हो गए हैं, रेंट बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या? नो, उसका फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बट देयर इज वन प्रॉब्लम, क्या? दैट बिफोर एंड ऑफ द पीरियड वी विल नॉट बी एबल टू नो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, but we will sell our product during this period also, and for the same we will have to set selling price for the product, and we all know selling price is a sum of total cost and profit. total cost में fixed overhead include होता है। during the year हम लोग एक चार्ज करेंगे fixed overhead from sale of each unit, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? recovered fixed overhead और absorbed fixed overhead। क्या बोल गया ये लाइन सर? इतनी सारी अंग्रेजी हमें समझ नहीं आई। तो दोस्तों इतनी सारी लाइन में वही सारी बात बोली है जो मैंने आपको समझाई है कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हमेशा फिक्स होता है, उसका यूनिट्स में चेंज होने से कोई भी चेंज नहीं होता है। हमारे को पूरा पीरियड दैट मींस पूरा साल खत्म होने से पहले हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट हमारा लगा, और उसके लिए हमारे पास क्या कर, और लेकिन हम इस पीरियड के दौरान बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग सेल करने वाले हैं, और आपको पता है सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है। सेलिंग प्राइस इज ए सम ऑफ सेलिंग प्राइस, क्या सम होता है? कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों का सम होता है। तो कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड भी इंक्लूड होता है। अब फिक्स्ड ओवरहेड लाए तो लाए कहां से? लाना कुछ नहीं है, एक रिकवरी रेट निकालनी है, उस रिकवरी रेट के थ्रू पूरे साल भर रिकवर करेंगे, और इसी को हम लोग रिकवर्ड या एब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कहेंगे। ड्यूरिंग द ईयर वी विल नॉट हैव एक्चुअल डेटा, ओवरहेड का एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअल यूनिट्स नहीं है, तो क्या करें? दिस विल बी अवेलेबल ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम कुछ नहीं करना। रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड जो रहेगी वो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और बस्टेड यूनिट्स के ऊपर बेस रहेगी। तो रिकवरी रेट कैसे आएगी? बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय बस्टेड यूनिट्स। कई बार क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट दे देता है पर आवर, तो चिंता नहीं करने का, वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट जो बोल रहा है ना वो आपकी रिकवरी रेट ही है, एंड टोटल बस्टेड आवर्स दे देगा, तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आपके इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कल को क्वेश्चन ने ये बोला कि हमारे टोटल बस्टेड आवर्स जो है वो है 10,000 और रिकवरी रेट है 10 रुपीज, तो क्या मैं टोटल बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड निकाल सकता हूँ क्या कि 1 लाख है? क्या किया? सिंपल आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल बस्टेड आवर्स को स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है? आउटपुट पर आवर दे देता है और टोटल बस्टेड आवर्स दे देता है, तो ऐसे केस में आपको घबराना नहीं, बस्टेड यूनिट्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन आपको कहते हैं कि हम 1 घंटे में 8 यूनिट बनाते हैं, टोटल हमारे आवर्स हमें 80,000, तो भैया टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा? 10,000। एक घंटे में 8, तो 80,000 आवर्स में क्लियर है, मतलब एक यूनिट को बनाने में 8 घंटे लगेंगे, तो 80,000 आवर्स में 10,000 यूनिट्स बन जाएगी। तो बस्टेड यूनिट्स कैसे आएगी? टोटल बस्टेड आवर्स में बस्टेड यूनिट्स पर आवर। डन। इफ क्वेश्चन हैज गिवन स्टैंडर्ड ओवरहेड then this will be treated as busted overhead, not standard overhead। मैंने हमेशा से ये लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई स्टैंडर्ड ओवरहेड करके दे देना तो आपको उसको स्टैंडर्ड नहीं मानना है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड नहीं है,
वो बेसिकली बजट है, तो आपको उसको ट्रीट इट एज ए बजट ओनली, आपको उसको बजट की तरह ही ट्रीट करना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या है? तो वी विल यूज रिकवरी रेट पर यूनिट कैलकुलेटेड अबाउट थ्रू आउट द ईयर टू रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड फ्रॉम ईच नंबर ऑफ यूनिट्स। हम हर नंबर ऑफ यूनिट से रिकवर करेंगे, तो कैसे होगा? एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट करोगे तो रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएगा, और दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स को आप स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल नो कि एक्चुअल ओवरहेड जो है वो रिकवर ओवरहेड से डिफर कर सकता है, और ये डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि इसी डिफरेंस को हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कहेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आउटपुट ज्यादा है एक्चुअल में तो इसे हम लोग कहेंगे ओवर रिकवरी, और अगर कम है तो उसे कहेंगे अंडर रिकवरी। डन? तो इफ रिकवर फिक्स्ड ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड देन वेरिएंस विल बी फेवरेबल, अदरवाइज एडवर्स। देयर मे बी टू रीजन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये आरएफओ माइनस एएफओ हो जाएगा, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके पीछे के दो रीजन है, एक चेंज इन प्राइस जिसे हम लोग कहते हैं बजट और एक्चुअल में डिफरेंस, और एक होता है चेंज इन यूनिट वॉल्यूम के कारण से बस्टेड यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम नहीं है। तो पहला आ गया आपका एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग या बजट वेरिएंस। तो द वेरिएंस विल कवर द डिफरेंस बिटवीन बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस कवर करेंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी लास्ट 670 मिनट्स में मैंने एक्सप्लेन करी है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का इन्फ्लेशन, कि हमने सोचा तो था कि 2 लाख रुपए का खर्चा लगेगा, बट एक्चुअल में जब खर्च करने गए तो 2,40,000 रुपए खर्च हो गए। तो ये नेगोशिएशन स्किल है, या तो चाहे वो प्राइस में राइज मान लो या हमारा इनएफिशिएंट नेगोशिएशन। क्लियर है? डन सर। दिस विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का डिफरेंस को कवर करेंगे। फॉर्मूला में आपके लिए कंफ्यूजन आता है कि सर बजट को पहले लूं कि बजट को बाद में लूं, तो भैया दिमाग नहीं लगाने का, सोचने का। सोचा था 2 लाख खर्च करेंगे, खर्च कर दिया 2,40,000, तो भैया आपके लिए ये फेवरेबल के एडवर्स? सर एडवर्स सिचुएशन है, चेक करो माइनस में आ रही है क्या? यस सर माइनस में आ रही है, तो फॉर्मूला डन है। तो फॉर्मूला डन है। या आपने सोचा कि 2 लाख रुपीस का बजट है, एक्चुअल में 2,40,000 आ रही है, अब आप इसको 240 माइनस 2 लाख करोगे तो ये आएगा प्लस का 40,000, जबकि एक्चुअलिटी में आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि सर एक्चुअलिटी में हमारे लिए एडवर्स है, तो फॉर्मूला चेंज कर दो, बना लेने का ना। याद काहे को करने का कि बजट पहले आएगा कि एक्चुअल पहले आएगा? माइंड में बना लेने का कि कौन सी सिचुएशन फेवरेबल कौन सी एडवर्स। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है, आपको पता है एक्चुअल आउटपुट का ज्यादा होना हमारे लिए फायदेमंद है। भैया 20,000 की जगह 25,000 कैलकुलेटर बेचूंगा तो फायदा हुआ ना, तो एक्चुअल आउटपुट का ज्यादा होना फायदेमंद है, बजटेड आउटपुट का कम होना कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्चुअल माइनस बजट। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई बाय रेट, जो भी आपकी रेट है, तो रेट को आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे आरएफओ आ जाएगा, रेट को बजट से मल्टीप्लाई करोगे तो बीएफओ आ जाएगा, तो आरएफओ माइनस बीएफओ, खत्म। ऐसे फॉर्मूला बना लेने का, लोड नहीं देने का। इस माथे पर ना ऑलरेडी बहुत लोड है, उसका मैसेज अभी तक नहीं आया, ये भी तो एक टेंशन की बात है। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या बोलता है? एज वी नो रिकवरी रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बजटेड यूनिट। बजटेड यूनिट के ऊपर बेस्ड है हमारी रिकवरी रेट, which may vary from actual unit, or we can say that we may save fixed overhead by producing excess production. excess production करेंगे तो पैसा ज्यादा रिकवर होगा। डन? then busted unit, this difference of unit will be covered in the variance which will be calculated as under। आपको याद बताऊं, बचपन में आप लोगों ने कॉन्ट्री पार्टी जरूर करी होगी, कॉन्ट्री पार्टी जरूर करी होगी। कैसे? हम लोग ना ये सोच के चलते हैं कि यार देखना यार भाई, अपन लोग पार्टी करेंगे, कहीं ना कहीं 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। अपन लोग एक काम करते हैं, अपन लोग 10 लोग मिलते हैं, हर एक जना 500 रुपए लेके आएगा घर से। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्चुअल में जने 10 से ज्यादा जुड़ेंगे तो आपके लिए फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। कैसे? हर एक बंदा 500 रुपए लेके आएगा, आपके पास जने जुड़ गए सपोज से 12, तो आपके पास तो 6,000 रुपए हो गए, जरूरत पड़ेगी 5,000 की, हो गए 6,000। ऐसा तो किया होगा ना? तुमने किया कि नहीं किया? मैंने किया। आई वॉज द ऑलवेज लीडर इन माई ग्रुप। मेरे साथ क्या सीन होता था ना भैया, कहीं पर भी किसी भी टीचर्स को पार्टी देने का है, किसी टीचर का बर्थडे है, तो अपन हमेशा फ्रंट में लीड आता था, टीचर्स के टच में अपन, सर को लगे कि भाई सर का सबसे क्लोज बच्चा अपन। अपन क्या करते थे, ये अब यूट्यूब पर अगर मेरा दोस्त लोग भी देखेगा ना तो वो मेरे को गाली बकेगा, इस अच्छा तू ऐसे किया करता था? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं ऐसे ही किया करता था। एक बार की बात है, मैंने ना एक टीचर हमारे एक सर थे, उनका बर्थडे पार्टी प्लान किया कि यार हम लोग ना बहुत जबरदस्त पार्टी करेंगे,
डीजे वीजे लगाएंगे, सर को शानदार वाली पार्टी देंगे, मतलब खाना पीना सब कुछ अपन लोग करेंगे। और मैंने कहा यार देख भाई यार 10,000 रुपए का खर्चा आने वाला है, लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। हम लोग ना 20 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक बंदा 500 रुपए कॉन्ट्री करेगा। अब कितने लोग जुड़ेंगे ये किसी को पता नहीं, अपन लीडर है, अपन ही जुड़ा। अपन क्या किया, अपन ने वहां से 22 लोग जोड़े। 22 लोग से 500-500 रुपए जोड़ा तो कितना आया, 11,000 होते, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। इसमें क्या हुआ, अपन ने कॉन्ट्री नहीं किया, अपन को कॉन्ट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों, इस 22 में से एक मैं था, एक मेरा भाई था, टोटल 20 लोगों ने जो कॉन्ट्री किया उससे मेरा ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया। मैं और मेरा भाई दोनों फ्री हो गए, हम दोनों भाई फ्री। तो ये क्या था, ये वॉल्यूम वेरिएंस था। मैंने बजट बनाया था 20 जनों का कि हम सारे दोस्त 20 लोग ही होंगे, एक्चुअल में हो गए 22। तो 22 हो गए तो दो बच्चों का, जो दो दोस्तों का पैसा बचा, उससे क्या हुआ, मैं और मेरा भाई पार्टी में फ्री। और सर की नजर में क्या, सर की नजर में ये कि आशुतोष ने ना सर का बर्थडे बना दिया। 500,000 बच्चों को, सबको ये लग रहा कि क्या जबरदस्त डीजे बजा दिया सर के बर्थडे में। आशुतोष के जेब से 1 रुपया ढीला नहीं हुआ, पार्टी में नाम आशुतोष का हो गया। ऐसा जीवन में ऐसे लीडर बनने का। आओ जी, तो वही कुछ यहां पर है। एक्चुअल यूनिट्स का ज्यादा होना फेवरेबल है। 22 जन मिले, 20 का बजट था, एक बंदा 500 रुपए लेकर के आया, तो भैया क्या हुआ, सर 2 जन एक्स्ट्रा जुड़ने से आपको 1,000 रुपए का फेवरेबल वेरिएंस हुआ। देखा, देखा ना, कहा ना। अरे हर एक चीज लाइफ में आप लोगों के साथ ही जुड़ी हुई है, बस उसको कनेक्ट करना होता है। कॉस्टिंग आसान है। This variance also shows under recovery or over recovery of overhead. If actual units is more than budgeted unit, तो इसको हम ओवर रिकवरी कहेंगे, और अगर आप उसको फेवरेबल भी कहेंगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि जस्ट अपोजिट, कि अगर एक्चुअल यूनिट्स कम होगी तो अंडर रिकवरी कहेंगे, और वो हमारे लिए एडवर्स होगी। अब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो 3 कारणों से आता है। पहला एफिशिएंसी, जिसे हम एफिशिएंसी वेरिएंस कहेंगे। डेली वर्किंग ड्यू टू चेंज इन डेली वर्किंग आवर्स, आप डेली वर्किंग आवर्स में अगर चेंज करते हो तो उसे कैपेसिटी वेरिएंस कहेंगे, और अगर आप अपने वर्किंग डेज में चेंज करते हो तो उसे कैलेंडर वेरिएंस कहते हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को हम फर्दर सब 3 भागों में बांटेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी क्या डिनोट करता है कि कितने आवर्स लगने चाहिए और कितने आवर्स आपने लगाए। दैट मींस आपको इस चैप्टर को फिनिश करने में 8 आवर्स लगने चाहिए थे, आपने 9 आवर्स लगा दिए, दैट मींस -1 आवर, दैट मींस आपका एफिशिएंसी नेगेटिव है, एडवर्स है। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। डन, आगे बढ़ो। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम वेरिएंस व्हिच इज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन बस्टेड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल एफिशिएंसी अचीव्ड। जो बस्टेड एफिशिएंसी है और जो एक्चुअल एफिशिएंसी अचीव हुई है, उन दोनों के गैप को कवर करता है। दिस वेरिएंस इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ वर्कर एंड प्लांट। This variance will cover work speed of worker. As we all know, worker can change actual units through good efficiency work, that is by taking less time to produce than standard time. This variance will be calculated as under standard hours minus actual hours multiplied by standard rate. और चाहे तो आप इसको RFO minus standard fixed overhead for actual hours भी बोल सकते हैं। standard hours कैसे आएगा, बस्टेड आवर्स डिवाइड बाय बस्टेड यूनिट्स। इससे आ जाएगा एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे वो, और उसको आप एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएगा, जैसे आप लोग ऑलरेडी करके आ चुके हैं लेबर के अंदर। टोटल बस्टेड आवर्स है 1 लाख, इसमें आप यूनिट बना देंगे 10,000। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने में 10 आवर्स लगते हैं। एक्चुअल में आपने यूनिट बनाई 11,000, तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएगा 1,10,000। स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेट पर आवर निकालना बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड में, जब आप बस्टेड आवर्स का डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा। सम क्वेश्चन मे नॉट गिव डिटेल ऑफ आवर्स, देन इन दैट केस फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। क्लियर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आर्ली डिटेल आपके पास ना हो, तो आर्ली डिटेल नहीं हो तो आपको हमेशा, आपने तो ये देखा है कि आपका एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है तो आपको अल्टीमेटली एफिशिएंसी से क्या जानना है कि तुम इतने आवर्स इतना आउटपुट बना सकते थे, तुमने इतना आउटपुट बनाया, दैट मींस आप इतने समय में जो आपने किया उसमें आप 10,000 यूनिट बना सकते थे, आपने 11,000 यूनिट बनाई, तो अकॉर्डिंगली ये बना सकते थे, दिस इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट। 11,000 बनाई, दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट। अब मैं स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करूं कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड करूं, मैंने कहा अगेन क्या घिसा पिटा क्वेश्चन पूछते रे बाबा।
आपको इतना सा ध्यान रखने का, क्या किसके ज्यादा होने का बेनिफिशियबल है? सर एक्चुअल के ज्यादा होना बेनिफिशियबल है, तो 11,000 माइनस 10,000 करने का प्लस में आएगा। और 11,000 क्या है? एक्चुअल। 10,000 क्या है? स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, तो एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर, सॉरी पर यूनिट। और स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे आएगा? एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। मतलब कि टोटल एक्चुअल आवर्स इतने हैं, 1 यूनिट को बनाने में आपका सपोज से आपने काम किया 1 लाख आवर्स, और 1 यूनिट को बनाने में आपको आवर्स लगने चाहिए 2 आवर्स, तो भैया 50,000 यूनिट बन जानी चाहिए। दिस इज योर स्टैंडर्ड आउटपुट। और एक्चुअल में कितना बनाया आपने, वो आप कैलकुलेटेड है, डन। फिर आता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, वर्क डन बियॉन्ड बस्टेड आवर्स पर डे। मतलब आपने सोचा था 9 to 5 के बियॉन्ड काम करोगे, या 9 to 5 से पहले ही काम बंद कर दोगे, दोनों सिचुएशन हो सकती है, जल्दी भी तो जा सकता है आदमी, वो वाली बात। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस which is due to working at higher or lower capacity than busted capacity. In other words, this variance is related to under or over utilization of plant and arise due to idle time, strike, lockout, breakdown of machinery, power failure, shortage of material, labor, absenteeism, overtime, changes in number of shift। ये सारे reasons दिए हैं जो आपसे कोई नहीं पूछेगा। कुल मिला के आपको इतना सा ध्यान देना है कि भैया आप अपनी कैपेसिटी कम काम कर रहे हो या कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हो, तो कैपेसिटी वेरिएंस कवर करेगा। अब आपको कैपेसिटी चाहिए तो एक्चुअल आवर्स तो आना ही आना है। आपको अपनी कैपेसिटी जाननी है, कैपेसिटी क्या है? आपके बस्टेड आवर्स पर डे मल्टीप्लाई बाय जितने भी दिन आपने काम किया है वो। तो इन अदर वर्ड्स, व्हेन एक्चुअल आउटपुट डिफर फ्रॉम बस्टेड आउटपुट ड्यू टू वर्क बियॉन्ड बाय कैपेसिटी, जब आपका एक्चुअल आउटपुट डिफर करता है केवल इस कारण से कि आप अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड काम कर रहे हो, तो वो आपका वेरिएंस कवर कहलाएगा कैपेसिटी। इन शॉर्ट, वेरिएंस अराइज ड्यू टू मोर और लेस वर्किंग आवर देन बस्टेड वर्किंग आवर। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा? एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, या स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स में से रिवाइज्ड बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड को लेस कर दोगे, या आपके स्टैंडर्ड आउटपुट की कितने आवर्स का स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए माइनस रिवाइज्ड बस्टेड आउटपुट। रिवाइज्ड बस्टेड आउटपुट कैसे आएगा? सर बस्टेड आउटपुट डिवाइडेड बाय बस्टेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज, तो उससे आपका रिवाइज्ड बस्टेड आउटपुट आ जाएगा। अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है, मार्क माय वर्ड्स, अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो आपको बहुत आ रहा है, बाकी का 90 क्वेश्चन करेंगे ना तब उससे हो जाएगा। आगे चलेंगे। इफ बस्टेड डेज एंड एक्चुअल डेज बोथ आर सेम, तो फिर बस्टेड आवर्स, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड बस्टेड आउटपुट आर सेम एज रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स, रिवाइज्ड बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड होगा ही नहीं। अगर आपके बस्टेड डेज और एक्चुअल डेज सेम है तो फिर रिवाइज्ड कुछ होता ही नहीं है। रिवाइज्ड बस्टेड आवर्स कैसे आएंगे? बस्टेड आवर्स डिवाइड बाय बस्टेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। रिवाइज बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आएगा? बस्टेड, जो भी चीज रिवाइज निकालनी है उसको न्यूमरेटर में रख लो, दैट्स इट। तो बस्टेड ओवरहेड में बस्टेड डेज, मतलब तीनों जगह पे आप देखोगे तो बस्टेड डेज डिवाइड होगा, एक्चुअल डेज मल्टीप्लाई होगा, बस्टेड डेज डिवाइड होगा, एक्चुअल डेज मल्टीप्लाई होगा, बस्टेड डेज डिवाइड होगा, एक्चुअल डेज मल्टीप्लाई होगा। जिसका भी रिवाइज निकाल रहे हो, रिवाइज बस्टेड आवर्स चाहिए तो बस्टेड आवर ले लो, रिवाइज बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए तो बस्टेड ओवरहेड ले लो, रिवाइज बस्टेड आउटपुट चाहिए तो बस्टेड आउटपुट ले लो। और कैलेंडर वेरिएंस जो है वो बड़ा सिंपल है, वो आपका जो भी आपने डेज, वर्किंग डे से बियॉन्ड जो भी काम किया उसको कवर करता है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन बस्टेड पीरियड एंड द नंबर ऑफ एक्चुअल वर्किंग डेज इन द पीरियड टू विच बजट इज एप्लीकेबल। तो इफ द एक्चुअल वर्किंग डेज आर मोर देन द स्टैंडर्ड, तो वेरिएंस फेवरेबल होगा, और अगर आपने कम काम किया तो एडवर्स होगा, काम खत्म। एक्चुअल डेज माइनस बस्टेड डेज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर डे। स्टैंडर्ड रेट पर डे कैसे आएगी? सर जो आपका बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड में बस्टेड डेज का डिवाइड लगाओगे, दैट मींस 2,40,000 का बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है फॉर 24 डेज, तो 10,000 आपका पर डे का ओवरहेड आ। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस का एक फॉर्मूला रिवाइज बस्टेड आवर्स वाला, दूसरा फॉर्मूला आपका आरबीएफओ माइनस बीएफओ वाला, और तीसरा रिवाइज बस्टेड आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट वाला। अल्टीमेटली रिवाइज बस्टेड आउटपुट क्या है? एक्चुअल डेज को कवर करता है। बस्टेड आउटपुट क्या है? बस्टेड डेज को कवर करता है। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अगर या आपके पास रिवाइज बस्टेड आउटपुट निकालने जितना समय है तो क्वेश्चन ने एक्चुअल डेज बस्टेड डेज दिया है ना, उससे ही काम हो जाएगा। लो जी, समरी कर लो, क्योंकि आशुतोष लाटा सर क्या कहते हैं, यही तो बातें हैं जो बाद में याद आएंगी। तो लो जी, लेट्स क्विकली समराइज इट। पूरा का पूरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आप लोगों की स्क्रीन पर है। मैं चाहूंगा कि इस फिक्स्ड ओवरहेड, नहीं सर ऐसे ही करो, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आपका पूरा का पूरा स्क्रीन पर है। ये वाला लेक्चर 2 hours 42 minutes का हो चुका है ऑलरेडी,
और 3 मिनट अभी और लग जाएंगे, तो पूरे पूरे पौने 3 घंटे का लेक्चर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं यार, कभी कभार 40-45 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो ये आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, आरएफओ माइनस एएफओ। आरएफओ यहां ले लोगे, एएफओ माइनस में यहां ले लोगे, बीच में बीएफओ टिका दो, यहां टिका दिया, यहां प्लस कर दिया। और दूसरा ऑप्शन एक्चुअल आउटपुट माइनस बस्टेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, इनके 3 हिस्से। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला तो हो गया स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वाला, और एक फॉर्मूला हो गया आरएफओ वाला। यहाँ एक्चुअल आवर्स माइनस आरबीएच दैट मींस रिवाइज बस्टेड आवर्स वाला, और एक हो गया स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड वाला, और एक आर्ली वाला और एक ओवरहेड वाला। दैट्स इट, काम खत्म। हाँ जी, अब आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एंड वी आपके, अगर आप मेरी क्लास में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे प्लीज जरूर से मैसेज कीजिएगा कि आप लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज कैसे लगे, मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किए वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। प्लीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि यार, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरा गला बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा था, मतलब मेरा पूरा गला सूखा पड़ा है एंड बोला भी नहीं जा रहा था, बट आई वॉज ट्राइड माई बेस्ट। मुझे लगता है कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड बहुत अच्छे से मैंने चीज डिलीवर की है, एंड काफी हद तक आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अगर नोट्स पार्ट को बहुत अच्छे से एक बार के लिए रिकैप कर लेंगे इस लेक्चर के बाद में, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बाकी की चीजें मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनकी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी के साथ चीजें समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड सीएसीएम आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ, और बस दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।